वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज की इस क्लास में हमने जो पिछला एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है डिवीज़न के लिए, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं। जीएस सेक्शन कवर होता है इस दोपहर वाली क्लास में। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए। दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। साथ में शॉर्ट में मैं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कराती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे बहुत से बच्चे मुझसे पीडीएफ के लिए कोर्स के लिए पूछते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो ये कोर्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाला है, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी क्लासेस आप मुझसे पा रहे हैं, इन्हीं क्लासेस को आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ मतलब इन क्लासेस का आपको एक साथ सब्जेक्ट मिल जाएगा पूरा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स एक जगह कवर होंगे। उसके साथ में मॉक टेस्ट जो है वो डेली सॉल्व कराए जाते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो या सेक्शनल हो। अभी आपने कुछ टेस्ट मेरे साथ किए हुए हैं आरओ के लिए, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे उसमें अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ उसको फॉलो कीजिए और आसानी से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जितने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है। कोई अदर मैगजीन, कोई अदर करंट अफेयर के लिए सोर्स या फिर जीएस और हिंदी के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप उन नंबर्स पे ले सकते हैं। और ये छोटी सी जानकारी थी आपके कोर्स के बारे में। अभी चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस कर लिया था, कब उन्होंने कौन सी फैक्ट्री बनाई, कैसे कैसे वो अपनी चीज़ों को मतलब जो अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के बाद एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभरते हैं हिंद महासागर में, धीरे धीरे कैसे उनका पतन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात करेंगे जो दूसरी यूरोपियन कंपनी आती है वो डच थे। तो डच से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आज कवर करते हैं और उससे आगे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो डच थे नीदरलैंड या फिर जिसे हॉलैंड बोलते हैं वहाँ के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डच भारत आ गए थे। इनका जो एक अभियान था 1595 से 96 के बीच में कॉर्नेलियस हाउटमैन थे, इनके नेतृत्व में पहुंचा था और सुमात्रा पहुंचे थे सबसे पहले। ये बांटम के राजा के साथ इन्होंने संधि करने में इनके दल ने सफलता प्राप्त की थी। फिर क्या होता है, 1595 से और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं कर ली थी तब तक। फिर 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, और इसी के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। अब इस कंपनी का मूल नाम था वीओसी वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी करके इसका नाम था। और कंपनी की देखरेख के लिए कितने व्यक्तियों का बोर्ड बनाया गया, तो 17 व्यक्ति इसमें शामिल थे। फिर 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना छीन लिया था, ले लिया था। धीरे धीरे मसाला द्वीप जो इंडोनेशिया है उन्हीं को वहां पर हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। फिर जकार्ता जीतते हैं 1619 में और यहाँ पर खंडहरों पर इन्होंने एक शहर बसाया था, एक नगर बसाया था जिसे हम लोग बैटाविया के नाम से जानते हैं। लंदन और द हेग ये हॉलैंड की राजधानी थी। यहाँ पर सम्मेलन हुए थे 1611, 1613 और 1615 ईस्वी में। इसके फलस्वरूप डच और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो जाती है 1619 में। तो 1623 में अम्बायना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया था। और इस अम्बायना के नरसंहार के बाद डचों ने क्या किया, मलय द्वीपपुंज और अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को सीमित कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ये क्रूरतापूर्ण ये चीज़ें हुई थी। डच नौसेना नायक थे वादेर हेग, ये सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इनकी पहली फैक्ट्री कब स्थापित होती, 1605 में मसूलीपट्टनम में। जबकि पुर्तगालियों की हमने पढ़ी थी सबसे पहले कोचीन में हुई थी 1503 में, फिर 1505 में कन्नूर में हुई थी। दूसरी जो डच फैक्ट्री है इसको पोर्टोपोली, जिसे निजामपट्टनम बोलते हैं, इसमें स्थापित किया गया। और 1610 ईस्वी में डचों ने जो चंद्रगिरी के राजा इनके साथ समझौता किया और पुलीकट में एक और फैक्ट्री अपनी बना ली। और इसकी स्थापना के बाद इसे ही अपना मुख्यालय भी बना लिया और डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के जो पेगोडा जिन्हें बोलते हैं उन्हें डाला था। फिर डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत और 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की। ये ध्यान रखिएगा इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियां बनाई, इससे प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। बंगाल में प्रथम जो डच फैक्ट्री है वो कहाँ पर बनती है, पीपली में 1627 में। कहाँ पर बनती है डच फैक्ट्री पहली, सबसे पहली बंगाल में पीपली में 1627 में। फिर 1653 में ये हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की और चिंसुरा के डच किले को इन्होंने क्या नाम दिया था,
गुस्तावुस फोर्ट, इस फोर्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम इन सभी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की थी और 1660 में गोलकुंडा में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। 1663 में कोचीन में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। अगर आपसे प्रश्न आए कि डचों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई थी, ध्यान रखिएगा बनाई थी कब, 1663 में। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया और मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौज और वेंगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया और वे कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से निर्यात करते थे। 1759 में अंग्रेजों से एक वेदरा का युद्ध हो जाता है बंगाल के स्थान पर और यहाँ पर उनकी पराजय हो जाती है, इसलिए इनकी यहाँ से लगभग शक्ति समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं इनकी कंपनी के बनने से और इनके व्यापार के रूप में अपने आप को फैलाने के लिए, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे, बाकी अगले चैप्टर्स में आएगा। तो अंग्रेजों के बारे में बात की जाए तो अंग्रेजों का जो आगमन है वो डचों के बाद हुआ, लेकिन जो इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही बन गई थी। सितंबर 1599 में क्या होता है, लंदन में कुछ व्यापारी थे, इन्होंने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी बनाई थी। इसका नाम क्या रखा, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया था और इंग्लैंड की महारानी से अब इन्होंने एक आज्ञा पत्र लिया था। कब लिया, 31 दिसंबर 1600 में यह आज्ञा पत्र मिला है। कब तक के लिए, 15 वर्षों के लिए। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इनको एकाधिकार दिया गया था। तो कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक थे, एक उप निदेशक और 24 सदस्य इसमें होते थे और यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाई, जिसे निदेशक मंडल के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में, तो इनके पहले उत्तराधिकारी बनते हैं इंग्लैंड के सम्राट। तो 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया, जैसे कि महारानी ने दिया था वैसे इनसे भी मिल जाता है। तो जो इनके पास विशेषाधिकार थे वे आगे भी बने रहते हैं। सम्राट के सन 1615 और 1624 ईस्वी के पश्चातवर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हो जाता है। फिर 1601 से 1612 तक जो कंपनी का मुनाफा दर था वो 20% रहता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना तो ध्यान रखिएगा। 1601 से 1612 तक कंपनी की मुनाफे की दर 20% रहती है और 1612 में कंपनी के 2 लाख पाउंड की जो पूंजी है इस पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा होता है। पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर इनकी ऊंची रहती है। फिर 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई और जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया। विलियम तृतीय और उनकी बीवी थी मेरी, इनको संयुक्त शासक बनाया गया और इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। 1694 के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 नई और कंपनियां बनाई गई। इसमें एक जनरल सोसाइटी, दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये दोनों कंपनी भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों कंपनियों को 1702 में पुरानी जो कंपनी थी उसी में विलय कर दिया गया। तो 1708 में इन दोनों नई कंपनियों का मूल नाम, जो मूल कंपनी थी पहले सबसे पहले बनी थी, उसी में मिलाया गया और इस प्रकार 1688 में बनी थी न्यू कंपनी, 1698 में बनी जनरल सोसाइटी और 1698 में ही बनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन सारी कंपनियों को 1708 में मूल कंपनी से विलय हुआ तो बन गई द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। कंपनी का ये नाम जो है 1833 तक रहता है और 1833 में इसका नाम छोटा किया जाता, संक्षिप्त किया जाता, तब से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। कंपनी के बारे में अब कोई प्रश्न बनेगा यहाँ से हो जाएगा। अब कंपनी की व्यापारिक सफलताएं कौन कौन सी थी। पहले तो अंग्रेज कंपनी की जो प्रारंभिक समुद्री यात्राएं थी सुमात्रा, जावा, मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मात्र था कि मसाले का व्यापार करना। ठीक है, पहले ये व्यापार की दृष्टि से आए थे। 1601 में कंपनी के जहाज जो थे वो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचे। भारत में भी इन्होंने व्यापारिक कोठियां कायम करने का प्रयास किया। कब, 1608 में माफ कीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का जो पहला अंग्रेजी जहाज होता है वो सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है और ये पहला था अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जो समुद्र के रास्ते आता है भारत। हॉकिंस जो तुर्की भाषा भी बोल सकता था, अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के
मुगल बादशाह के पास पहुंचा, लेकिन उस समय शासन था जहांगीर का। तो सन 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया था। पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने को कहा, लेकिन यहाँ पर पुर्तगालियों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इन्हें अनुमति तो नहीं मिली थी। लेकिन जब कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली के युद्ध में इनको हरा दिया, पुर्तगालियों को जब इन्होंने पराजित किया, तो जहांगीर प्रभावित हुए कि ये भी शक्तिशाली हैं, जो इन्होंने प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो पुर्तगालियों के बीच इनका संघर्ष रहेगा और इनको देना, मतलब इनको अनुमति देना सही रहेगा। तो ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे देते। इससे पहले ये अस्थायी कारखाना बना चुके थे मछलीपट्टनम में। ठीक है, ये चीज आगे आपको बताई गई है। तो मछलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी और गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। तो आगे देखते हैं, 1626 में अरमा गांव है, यहाँ पर एक दूसरी कोठी भी ये खोल लेते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान मिल जाता है। यहाँ पर 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा के राज्य में बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अब उनको अनुमति मिल जाती है। कितने में? 500 पैगोडा सालाना देने पर। फिर 1639 में फ्रांसिस डे से इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, वहां पर एक किलाबंद कोठी बना ली। अब इस कोठी का इन्होंने नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब? 1639 में, याद रखिएगा। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, इन सभी जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी। अब 1630 का समय है, एक मैड्रिड की संधि होती है। इसके अनुसार क्या होता है, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच जो संघर्ष था उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। 1634 में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष थे और गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। 1642 में पुर्तगाल के शासक थे जॉन चतुर्थ, इन्होंने जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स प्रथम, इन्होंने सूरत और गोवा समझौते की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर किए थे और इनके बीच स्वतंत्र व्यापार की स्थापना के लिए एक संधि हो जाती है। 1661 में अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है, इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय और इनका विवाह हो जाता पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। अब इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई द्वीप दे दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर क्या होता है, 1687 में सूरत की जगह अब इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ बन जाता है, बंबई बन जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर अब इनका मुख्यालय है, कहाँ से अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की। 1633 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है हरिहरपुर और बालासोर, यहाँ पर भी अपनी व्यापारिक कोठी बना ली थी। 1658 तक इनकी कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन खोली गई और इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार, यहाँ पर भी इनके व्यापारिक केंद्र खुल जाते हैं। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल, समुद्र तट सभी जो बस्तियां हैं वो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ जाती हैं। और जो ये यहाँ पर 1669 तक आप देखेंगे जो जॉर्ज ऑक्सनडेन है, इसका उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड टांगियर है। इसको सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर भी बना दिया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे बंगाल में कैसे कैसे अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं और इनका फ्रेंच के साथ कैसे कैसे संघर्ष बढ़ता जाता है। सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं लेकर के चलूँ जिससे आप डेली इन क्लास में रिविजन कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल कीजिए और अपने लिए बेहतर कंटेंट चूज़ करिए जिसके लिए आप सिलेक्शन ले सकें और अदर कोई आपको सोर्स फॉलो ना करना पड़े। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कीजिए या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप भी डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ, आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।